तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित विचल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए लेक्चर में। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिर आ गया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। लेकिन फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले मैंने जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था पावर शेयरिंग, उसकी कुछ एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी और मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में उसको कवर करूँगा। तो फेडरलिज्म को शुरू करने से पहले फटाफट पावर शेयरिंग के 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। भैया पावर शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा था पावर शेयरिंग बड़ी डिज़ायरेबल चीज़ है। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों हमें पावर शेयरिंग को चुनना चाहिए, क्यों पावर शेयरिंग को ऑप्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर भी मैंने पॉइंट वाइज दे रखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट्स को, आप समझ जाओगे। फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि पावर शेयरिंग अगर सोशल ग्रुप में होती है तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि भैया पावर हमारा भी है, पावर तुम्हारा भी है, तुम भी पावर में रहो, मैं भी पावर में रहता हूँ, तो लड़ाई होने का कोई स्कोप है नहीं, है ना। वेरी गुड। इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब पावर शेयरिंग होएगी तो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी भी रहेगी। जब पावर शेयरिंग होएगी तो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कहने का मतलब कि जो दो ग्रुप्स हैं वो एक साथ रहेंगे, उनमें पावर की शेयरिंग हो रही है, तो किसी तरह का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। इट इज़ गुड फॉर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। पीपल मस्ट हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्नड। अब हाँ, आखिरी पॉइंट में लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे ये पूछा जाए, उनसे इस बारे में बातचीत की जाए कि उन्हें किस तरह से गवर्न किया जाए, मतलब उन्हें कैसी सरकार चाहिए। तो इस चीज़ की आज़ादी किनके पास होनी चाहिए? लोगों के पास होनी चाहिए। इस चीज़ का राइट होना चाहिए लोगों के पास। तो मैंने जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए हैं, इन 4 पॉइंट्स को हमने 2 पार्ट में बांटा है। ऊपर वाले 2 को हमने कहा है प्रूडेंशियल रीज़न और नीचे वाले 2 को हमने कहा है मोरल रीज़न। अब प्रूडेंशियल रीज़न आप फिर से अगर पढ़ के देखोगे तो ऊपर वाले 2 पॉइंट आप ध्यान से देखना, और प्रूडेंशियल रीज़न होते क्यों, इनको हम प्रूडेंशियल रीज़न में डाल रहे हैं, इसको भी आप समझ जाओगे। तो प्रूडेंशियल रीज़न में देखो हमने क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, यानी कि बहुत ही अच्छे से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, मतलब विवेकपूर्ण होता है। प्रूडेंशियल मतलब जो विवेकपूर्ण चीज़ होती है जिसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम करते हो, मतलब गेन और लॉस का कैलकुलेशन करके ही आप कोई स्टेप उठाते हो। इट स्ट्रेसेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। इनका कहने का मतलब है ये विवेकपूर्ण चीज़ है, बुद्धि से सोच के ली गई बात है। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है? पावर शेयरिंग जो है ये अच्छे आउटकम्स देगा, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मोरल रीजंस की। तो नीचे वाले दोनों पॉइंट को हमने मोरल रीजंस क्यों कहा? क्योंकि आप वहाँ पे देख रहे हो कि हमने वहाँ पे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, हमने वहाँ पे लोगों के राइट्स की बात की है। तो मोरल रीज़न हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है। तो इस तरह से हमने इन 4 पॉइंट्स को प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीजंस में बांट दिया। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, अपने आप क्वेरीज टाइप करना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। बट आई डोंट थिंक कि कन्फ्यूज़न होना चाहिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ओके, अब हमने पावर शेयरिंग की बात तो की है, बट पावर शेयरिंग की बात करने के बाद हमने ये बोला था कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी हम एक बार जान लेते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने 4 फॉर्म लिखे हैं। फर्स्ट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब यहाँ मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आप कहो कि सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या, आप मैथमेटिक्स और क्या घुसा रहे हो यहाँ पे, मैथमेटिक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप्स। तो बच्चे ऐसा है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैरेलल लाइंस में हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टल है। शेप बिगड़ जाएगा, कट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पर्सल ऑफ पावर विथ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्पर्सल ऑफ पावर विथ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर यहाँ पे मैं डिस्पर्सल की बात करता हूँ तो डिस्पर्सन का मतलब होता है बिखराव। अब बिखराव, पावर का बिखराव, मतलब कि डेमोक्रेसी जब आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पावर,
तो वही यहाँ पर कहा गया है, डिस्पर्सल ऑफ पावर विथ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो पावर कॉन्सेंट्रेटेड था, जब डेमोक्रेसी आई तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। आप पहले से जानते हो कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स, 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इन तीनों के बीच में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, जिसको हमने लिखा है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहने का ये मतलब है कि जो भी जजेस होते हैं, आप एक बार पढ़ो, कहने का ये मतलब है कि जजेस कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। भाई ये जजेस जो हैं वो एनी टाइम किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन पे चेक कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये चेक्स एंड बैलेंस वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो हमने फॉर्म्स में हॉरिजॉन्टल देख लिया। हॉरिजॉन्टल के बाद जो हम सेकंड पे आते हैं तो आप देखो मैंने लिखा होगा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म अगला चैप्टर है आपका। फेडरलिज्म से हम यही समझते हैं कि एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे देखो शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स। अब क्या है, अपनी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की एक से ज़्यादा ऑर्गन हो गई तो वो कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। थर्ड वन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो जहाँ पे सिर्फ स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट पे। तो ये वर्ड थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में इस बारे में हमने जाना था। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होता है उससे जो गवर्नमेंट बनती है वो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोalition गवर्नमेंट, तो वही लिखा है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन केस ऑफ नो सिंगल मेजॉरिटी। तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो बस इतनी सी थी कहानी इस चैप्टर की, पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं और अब हम बढ़ते हैं फेडरलिज्म की तरफ। तो अभी मैंने बताया फेडरलिज्म की बात करने से पहले कि फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट सेंटर, मतलब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे हो जाए वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म को देखिए एक बार, इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हर पॉइंट्स को हम बड़ी बारीकी से जानेंगे और देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी में तो पावर है हमारी कंट्री में, बट उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, तो इनके बीच में जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल, फ्यूअर सब्जेक्ट्स, डैश देके लिख रखा है फ्यूअर सब्जेक्ट्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसे फ्यूअर सब्जेक्ट्स पे काम करने होते हैं। अब आप कहोगे कि सर सेंटर में एक ही सरकार है, उसके पास इतने सारे काम हैं, कई सारे स्टेट्स को देखना है, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसके पास फ्यूअर टॉपिक्स होते हैं, कम चीज़ें होती हैं। तो बच्चे मेरे एक बात बताओ, आपके घर में 10 कमरे हैं, ठीक है, घर का एक मुखिया है आपके, है ना, मतलब जो आपके पापा या आपके दादाजी हुए, उन्होंने सबके बीच में वो 10 कमरे बांट दिए, सबको एक एक कमरा दे दिया। 3 कमरे बुआ जी लोग के हो गए, 3 कमरे चचा लोग के हो गए, 2 कमरे में एक दादा दादी रह गए और बाकी के कमरों में सामान रह गया। अब ये 10 के 10 कमरे ऑक्यूपाइड हैं, तो क्या दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर कमरों में सफाई करवाना, हर कमरे की लाइट देखना? ये दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना। हर कमरे के ओनर की, यानी हर कमरे में रहने वाली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो देखे कि उसके रूम की लाइट चल रही है, फ़ैन चल रहा है, कहीं पाइप वाइप में लीकेज तो नहीं है उसके वॉशरूम में,
सेम चीज़ यहाँ पे है कि सेंटर को बस अपने स्टेट्स को देखना होता है, यानी फ्यूअर सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट्स के सब्जेक्ट हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि कई सारे लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, तो कई सारे लोकल गवर्नमेंट्स और ये स्टेट से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि सेंटर के पास जितने स्टेट्स के मैटर नहीं होंगे उससे ज़्यादा मैटर स्टेट्स के पास लोकल गवर्नमेंट्स के होंगे। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्यूअर टॉपिक्स होते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, मोर इश्यूज एंड डे टू डे एडमिनिस्टरिंग। बढ़िया, अभी मैंने यही बोला, ज़्यादा इश्यूज होते हैं और पर डे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम करता है, क्योंकि कई सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं ना, लोकल बॉडीज़ हैं, कई सारी योजनाएं एक साथ चल रही होती हैं वहाँ पे, तो पर डे एडमिनिस्टरिंग होता है। दैट इज़ द थिंग। बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ काम करना होगा, कोई अनाउंसमेंट निकालनी होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के तो नहीं निकालेगा ना कि हाँ मैं ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, क्या आप सारे स्टेट्स रेडी हो? नहीं, उसे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का हक है। वो स्कीम भी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस कर सकता है, किसी स्टेट पे कार्रवाई करनी हो तो वो भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसे कोई फैसला लेना हो, कोई नियम लगाना हो, वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। हाँ, अगर स्टेट्स के कंसर्न में कुछ ऐसी चीज़ें हों तो उसके लिए स्टेट्स के परमिशन की ज़रूरत होती है। हाँ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट की चीज़ें टकरा जाती हैं, वो मेल नहीं खाते। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट थी, लॉकडाउन ओवर हो गया इंडिया में, बट तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसे कुछ एकाध राज्य हैं जिन्होंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ लॉकडाउन रहेगा। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसी तरह इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया स्टेट ने, तो जैसे वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए, वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे। तो हमने बात की थी कि हमारे भारत देश में किसी भी चीज़ के बारे में बात करो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके फीचर की बात ज़रूर होती है। तो फेडरलिज्म के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में फर्स्ट चीज़ आप देखोगे उसमें लिख रखा है, देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। स्टेट लेवल पे स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट के मजिस्ट्रेट हैं। सेंट्रल लेवल पे सेंटर की ज्यूरिसडिक्शन है, सेंटर के मजिस्ट्रेट हैं। अब स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है। तो लोकल कोर्ट से डिसीजन पहुंचेगा हाई कोर्ट में, कोई केस पहुंचता है ना, और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पहुंचता है उसके बाद। तो ये जुडिशरी में हम नहीं जाएंगे, हम बस यहाँ पे एक ही चीज़ जानेंगे कि सेंटर का अपना जुरिसडिक्शन होता है और स्टेट का अपना जुरिसडिक्शन होता है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, कोई प्रोविज़न बदलना है, तो सेंटर और स्टेट दोनों की कंसेंट की ज़रूरत होती है। एक बार मैं रीड करूंगा आपके साथ। फॉर चेंज इन फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंज करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जब मन किया संविधान बदल दिया, है ना। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। हर गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है जो वो कहाँ से आता है? रेवेन्यू से आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग रेवेन्यू सोर्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग रेवेन्यू सोर्सेज हैं। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो रेवेन्यू दोनों के बीच में अलग अलग होता है। इसके बारे में आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट आर नेसेसरी टू लिव टुगेदर। हाँ तो भाई साहब, म्यूचुअल ट्रस्ट तो होना बहुत ज़रूरी है ना। एक साथ रहना है तो जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट नहीं होगा एक साथ कैसे रह पाओ। अब फेडरलिज्म में हम बात करते हैं दो तरह के फेडरेशन की। पहला है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में फर्स्ट पॉइंट आप देखो, independent states coming together to form a bigger unit in order to increase
सिक्योरिटी। मतलब कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो एक साथ आ जाते हैं, मतलब वो स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं, बट एक साथ आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, ऐसा सोच के वो एक साथ आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सारे स्टेट्स के पास फेडरल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है पता है आपको, और इक्वल पावर्स होती है। तो अब इक्वल पावर भी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी है, बट वो सारे स्टेट्स एक साथ क्यों रह रहे हैं, एक साथ काउंट क्यों होते हैं? एक सेंस होता है सिक्योरिटी का, जो उन्हें लगता है कि अगर साथ रहेंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और हमारी आइडेंटिटी थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड रहेगी, इस वजह से वो साथ रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, मैंने ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए की बात की है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं बट एक साथ रहते हैं। अब दूसरा जो फेडरेशन है जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला था कमिंग टुगेदर, एक साथ आ जाना, और ये है होल्डिंग टुगेदर, मतलब पकड़ के रखना, कहीं जाने ना देना, बस पकड़ के रखना। सो लार्जर कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट एंड नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, सम आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब भाई कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंट्री, जिसमें वो पावर को बांट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। अंडरस्टूड? किसी किसी को तो स्पेशल पावर भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम में आपने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, मतलब एक से ज़्यादा की बात करते हैं। इंडिया में हम देख रहे हैं, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट, सेंटर, लोकल। तो हमने क्या, हम यहाँ पे कमिंग टुगेदर नहीं है, हम यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर, एक साथ हम रहेंगे, बट होल्डिंग टुगेदर में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच ये डिफरेंस है, आप हमेशा याद रखना इसको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 टाइप की लिस्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 3 तरह के लिस्ट हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में हम किन तरह की चीज़ों की बात करेंगे? डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी एट्सेट्रा। तो ये सारी जो भी चीज़ें हो गई, आपकी डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ बात करेंगे? यूनियन लिस्ट में। फिर आती है बात स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एट्सेट्रा। तो पुलिस की बात हो गई, ट्रेड, कॉमर्स की बात हो गई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन की बात हो गई, वो सब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट में। फिर हम बढ़ते हैं अपनी कनकरेंट लिस्ट की ओर। तो कनकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एट्सेट्रा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी बात हम करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब कि कहने का मतलब, इन लिस्ट को डिवाइड करने का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना है, बट अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को ग्रुप कर देती है तो ज़्यादा आसानी रहता है उस बारे में फ़ैसला लेने में। तो इसलिए इसको ग्रुप वाइज डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डाल रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।